हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑल थिंग्स किडनी, जिसमें हम नेफ्रोलॉजिस्ट मिल के आपको ऑथेंटिक, क्रेडिबल, एविडेंस बेस किडनी और यूरिन रिलेटेड बीमारी के बारे में नेफ्रोलॉजिस्ट के जरिए आपके सभी प्रश्नों का खुलासा करते हैं। और आज मेरे साथ हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर केयूर दवे एंड डॉक्टर आकाश सिंगाड़ा, जो डायरेक्टर्स हैं किडनी एसोसिएट्स के। और मैं आपका होस्ट डॉक्टर उमेश खन्ना, अ डायरेक्टर ऑफ किडनी एसोसिएट्स, द ग्रुप ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट जो वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई में नेफ्रोलॉजी सर्विसेज देते हैं लोगों को। वेलकम डॉक्टर केयूर एंड डॉक्टर आकाश। थैंक यू थैंक डॉक्टर यू सर। खन्ना सर। थैंक यू डॉक्टर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी ऑफ किडनी फेलियर, जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। और किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर इतनी सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों के मन में, कई बार प्रेस में, कई बार रेडियो और टीवी में और सोशल मीडिया में, कि इसका खुलासा करना बहुत ज़रूरी है। और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने सोचा इसमें क्वेश्चन आंसर का रूप लेते हैं। एक एक बर्निंग क्वेश्चन को लेके आप लोगों से पूछा जाएगा और आप उसका जवाब दीजिएगा, ताकि लोगों को बड़ा आसानी से इसके बारे में समझ आ जाए। काफ़ी बार लोगों को तो गलत फहमियाँ हो जाती है कि कहीं मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और मेरी कोई किडनी तो निकाल के किसी और को तो नहीं दे देंगे। तो गलत फहमियाँ वहाँ से लेके बहुत सारी है, और ये बहुत अहम मुद्दा है जिसके ऊपर गलत फहमियाँ क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर केयूर दवे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जब एक पिता को पता चलता है कि उसके लड़के की किडनी खराब हो गई है, तो वो आपके पास आता है, डॉक्टर साहब आप इसकी किडनी का अरेंजमेंट करो ना, इसकी किडनी खराब हो गई। तो आप क्या उनको समझाते हो? अरेंजमेंट नहीं हो सकती। जो भारत का कायदा है, जहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट ये कानून बनाया गया है, ये बोलता है कि सिर्फ घर के रिश्तेदार, माँ बाप, करीबी रिश्तेदार, अगर मैरिड हो तो पत्नी, ग्रैंड पेरेंट्स या ससुराल वाले, जो भी रिश्तेदार हैं, वही पेशेंट को किडनी दे सकते हैं। क्लोज रिलेटिव। कहीं से भी बाहर की अरेंजमेंट या फिर पैसे देके ऑर्गन यहाँ पे किडनी खरीद आप नहीं सकते हो। तो जो भी अरेंजमेंट करनी है वो घर से ही अरेंजमेंट करनी है, कि घर में कोई उनको तैयार हो कि स्नेह भाव से, प्रेम से, कि कोई उनको किडनी दे और उनकी लाइफ आगे बढ़ाए। क्योंकि वो समय वैसा है कि जहाँ पे उपाय सिर्फ दो है, या तो आप डायलिसिस कराओ या ट्रांसप्लांट कराओ। तो एज अ डॉक्टर आप बोल देते हो, कृपया कीजिए, हम कोई आपकी किडनी अरेंज नहीं कर सकते हैं, घर में किडनी आनी है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मैं करोड़ों रुपए दूंगा, तो हम कहते हैं कि किडनी अमूल्य है, कोई मूल्य नहीं है किडनी का। तो इसमें जो डॉक्टर का काम है वो है दवाइयाँ करना, सर्जरी करना, वो कर सकते हैं और एडवाइस देना बस। बाकी एज पर आर लॉ नियर डोनर रिलेटिव्स ही कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन जैसे कडावर डोनेशन है, जहाँ पे हम लिस्ट में नाम लिखा सकते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो डॉक्टर आकाश, वो केयूर दवे जी ने मना कर दिया किडनी अरेंज करने के लिए, तो वही अपना ड्राइवर लेके आपके पास आए हैं कि आकाश जी प्लीज़, हमारा ड्राइवर है, वो देने के लिए रेडी है, क्या वो अरेंज, क्या आप ट्रांसप्लांट इस प्रकार का कर पाते हो? सो ड्राइवर की ज़िंदगी हमारे लाइफ में बहुत बड़ी अहमियत होती है। आपको अपने ड्राइवर को संभालना चाहिए, उसके हेल्थ इंश्योरेंस में मदद कीजिए, उसको तबीयत के बारे में अच्छी एडवाइस दीजिए, उसकी किडनी के ऊपर नज़र मत डालिए प्लीज़। ठीक है, ये बिल्कुल ही लीगल नहीं है और ये लॉ परमिट नहीं करेगा। ये कोई डॉक्टर भी आपको एडवाइस या सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एज पर द लॉ ऑफ आवर कंट्री। तो जैसे डॉक्टर केयूर ने ऑलरेडी बताया है, नियर लव्ड वंस आर समबडी हु कैन डोनेट। जैसे मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूँ ये लिस्ट: हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, या दादा दादी, या पोता पोती, या नाना नानी, ये लोग ही अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं इन द परव्यू ऑफ लॉ ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा खुलासा किया डॉक्टर केयूर। वो पिताजी उनकी यही बोल रहे थे कि अभी तो उसकी डायलिसिस भी शुरू नहीं हुई है, आपने कह दिया कि उसकी किडनी अभी मुश्किल से 5% काम कर रही है, लेकिन वो अभी डायलिसिस पे नहीं है, फिर भी आप उसको ट्रांसप्लांट कर दोगे? तो जब किडनी खराब होने आई है, तो हम अक्सर पेशेंट्स को यही समझाते हैं कि आपको आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। और जब हमको पता है कि आगे अगर किडनी खराब हो गई है,
तब पेशेंट के सामने दो ही प्रकार के विकल्प होते हैं, या तो उसको डायलिसिस करना है या तो उसको ट्रांसप्लांट करना है। जितना भी विज्ञान, जितने भी हमने रिसर्च की है, उसमें यंग पेशेंट 60 साल से कम उम्र वाले ऐसे सारे पेशेंट्स का अगर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो लंबा जीते हैं और अच्छा जीते हैं। तो डॉक्टर पहले से ही तैयारी करने लगता है, पेशेंट्स को विकल्प समझाने लगता है, और तब हमारे सामने ये दो विकल्प आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डायलिसिस कराओ फिर ही आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो। आपने अगर आपकी ट्रांसप्लांट की तैयारी करके रखी है तो बिना डायलिसिस किए आप सीधा ट्रांसप्लांट का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। सो प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट के बारे में आप बता रहे हो, जो एक अच्छी चीज़ है और उससे उसके डायलिसिस रिलेटेड कई सारे कॉम्प्लिकेशन कम हो सकते हैं। थैंक यू सो मच आकाश। वो उनके पिताजी फिर आपके पास आए ये कहते हुए कि वो जिस सेंटर में अभी डायलिसिस, उसने तो शुरू कर दी डायलिसिस, तो जिस सेंटर में डायलिसिस कर रहा था उधर आसपास के लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसप्लांट मत कराओ, मैंने सुना है एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट फेल हो गया। तो आप उसको कैसे समझाओगे कि डायलिसिस से ट्रांसप्लांट अच्छा है, कि उसको डायलिसिस पे ही रखोगे? यंग पेशेंट है ये आपका। सो ये प्रोबेबिलिटी की बात है कि देखिए, और सिलेक्शन की बात है। देखिए लाइफ में जैसे कि हर चीज़ में होता है, लाइफ में 100% गारंटी और सक्सेस रेट्स किसी चीज़ में नहीं होता है। जैसे कि अगर हम एक डायलिसिस पेशेंट्स को पकड़ लें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट्स हम खो बैठते हैं, ठीक है। ये कोई भी पर्सपेक्टिव में लोग नहीं कंपेयर करते, बट डायलिसिस बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर एक पेशेंट भी 100 में से ख़राब आता है तो उसका बोलबाला हो जाता है। और अगर किसी डायलिसिस यूनिट से 100 पेशेंट्स ट्रांसप्लांट करा के जाते हैं तो जो 90-95 पेशेंट होते हैं वो दोबारा डायलिसिस में दिखने नहीं आते हैं। तो वो जो सक्सेस स्टोरीज है वो नहीं देखी जाती, बट वो जो एक आध पेशेंट वापस आ जाते हैं, बड़ी दुख की बात होती है कि एक डोनर ने अपनी किडनी डोनेट की है, इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, और पेशेंट फेल होके जब डायलिसिस यूनिट में आ जाता है तो बड़ी नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाती है कि देखो ये तो इतना बड़ा काम किया फिर भी वापस आ गया पेशेंट। बट वो जो 95 लोग जो सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उस वो साइड ऑफ स्टोरी कोई नहीं बता पाता। सो एक सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन बायस हो जाता है, नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। अगर हम सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करें, कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो ट्रांसप्लांट करके सक्सेसफुली जिंदगी जी रहे हैं। सेलेना गोम्स हमारे देश में अगर बात करें, राणा दुग्गबट्टी, ठीक है, ही इज ऑल्सो अ ट्रांसप्लांट पेशेंट। सारा हाईलैंड, मॉडर्न फैमिली, अगर आपने ये सीरीज देखी है तो सारा हाईलैंड इज अ सक्सेस स्टोरी। आप देखेंगे तो कह ही नहीं पाएंगे कि ये ट्रांसप्लांट पेशेंट है, ठीक है। सो ये सक्सेस स्टोरीज जो है ये कोई नहीं देखता है। सो अनफॉर्चुनेटली जो नेगेटिविटी एक पेशेंट के बारे में हो जाती है, वो अनफॉर्चुनेट लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ एवरेजेस है कि 100 अच्छे केसेस हो गए तो उसके पीछे एक आध केस अनफॉर्चुनेटली खराब होता है। आकाश, यहाँ आने से पहले हम कॉफ़ी ले रहे थे और पता चला कि वो अपने 25 साल पहले ट्रांसप्लांट की हुई वो लड़की जिसका भी बच्चू भी है और कितने अच्छे से जी रही है, 25 साल हो गए उसके ट्रांसप्लांट में। बहुत बढ़िया। सो आई थिंक ओवरऑल जो डॉक्टर आकाश कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट और हीमोडायलिसिस में तुलना करना थोड़ा मुश्किल है। ट्रांसप्लांट इज एनी डे सुपीरियर, और खास करके यंग लोगों के। मतलब अगर हम 10 साल का डेटा पकड़ते हैं तो सर्वाइवल ऑन डायलिसिस इज, it's not a very good thing to say, but survival on dialysis would be less than 20 to 30% versus अगर आप 10 साल का किडनी ट्रांसप्लांट का अगर डेटा पकड़ते तो survival will be more than 50 to 60%, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। 2 to 3 times the survival। बट फिर भी मैं खुलासा करना चाहूँगा, डायलिसिस अपने जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी धीरे धीरे डायलिसिस की भी ट्रीटमेंट बहुत एडवांस होती जा रही है, और कई सारे लोग डायलिसिस में भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये हम तुलना कर रहे हैं बिटवीन द टू। डायलिसिस ओलंपियाड भी हो रहे हैं जिसमें डायलिसिस वाले लोग भी बता रहे हैं कि हम भी अच्छे से जी रहे हैं, और ट्रांसप्लांट ओलंपिक्स भी हो रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं। सो दोनों ट्रीटमेंट अच्छी हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट डेफिनेटली इज सुपीरियर टू डायलिसिस। डॉक्टर खन्ना, ये बात हो गई ना कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर गाड़ियाँ तो बहुत आगे जाती हैं, पर एक का एक्सीडेंट हो गया तो आप बोलोगे रास्ता खराब है, पर बाकी जो गाड़ियाँ चली गई वो थोड़ी बताएंगी कि हम तो आगे हमने सफ़र तय कर लिया। तो ऐसी बात है। तो कहीं एक खराब उदाहरण पूरी ट्रीटमेंट को खराब नहीं करता है। इसमें अनगिनत फैक्टर है, तो कोई भी चीज़ को नेगेटिव ना लिया जाए, सभी के प्लस माइनस है, और पेशेंट की कंडीशन देख के तय किया जाए कि आगे क्या विकल्प है। थैंक यू केयूर। सो
केयूर साहब, आपकी जो पेशेंट है, वो यंग पेशेंट, उसकी बहन आगे आ गई और उसने कहा कि मैं किडनी देने के लिए राजी है। अब हस्बैंड बेचारा थोड़ा डरा हुआ था, घबराया हुआ था, वो आया आपके पास पूछने के लिए कि इसमें मेरी वाइफ को क्या रिस्क है। तो डोनर 35 साल का है, तो उसे आप कैसे समझाओगे हस्बैंड को और फैमिली को कि नहीं, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है? तो आप क्या समझाते हो, क्या बोलते हो? ये बहुत ही स्वाभाविक है। एक तरह से इमोशनल होना, ये भी अपने लव्ड वंस के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ जो किसी को किडनी देना चाह रहे हैं, भले ही वो खुद का भाई बहन क्यों ना हो, सहज ही एक बार विचार आ जाएगा कि अगर उसकी बहन को ये तकलीफ हो गई तो कहीं इसको ना हो जावे। जिसको भी ये डर हो या ये टेंशन हो, तो हम लोग बिल्कुल ये आश्वासन देते हैं कि हमारा जो पहला फ़र्ज़ है वो जो किडनी देने वाला है उसके लिए है, और जो लेने वाला है उसके लिए नहीं है। हम ये बिल्कुल कोशिश करते हैं कि जो देने वाला है उसके इतने सारे टेस्ट कराएं और खूब पहले हम निश्चिंत हो जावे कि अगर जिसने किडनी दी है या देने वाला है उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो पूरी तरह फिट रहेगा एक किडनी के साथ। ये जब पूरी तरह डॉक्टर निश्चिंत हो जाता है, जो आमतौर पे नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, जो ये ट्रांसप्लांट की सारे टेस्ट करवाता है, तो एक बार वो पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है कि जो किडनी देने वाला है उसको कुछ भी नहीं होगा, तो ही हम आगे ट्रांसप्लांट की रजामंदी देते हैं। तो अगर ये हस्बैंड मेरे पास आया तो मैं इसको बिल्कुल सांत्वना दूंगा, उसको बताऊंगा कि आपकी वाइफ के हम पूरे टेस्ट करेंगे, फिर ही हम ट्रांसप्लांट के लिए हाँ बोलेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वेरी नाइस। सो ये वही प्रिंसिपल पे काम हो रहा है कि भगवान ने 2 किडनियाँ बनाई हैं, लेकिन ज़रूरत एक ही किडनी है, दूसरी स्पेयर में रखी है। इसीलिए एक बंदा एक किडनी दूसरे को दे सकता है, दोनों के पास एक-एक किडनी फंक्शनिंग रहती है और इसलिए दोनों की लाइफ अच्छे से चलती है। सो डॉक्टर आकाश, उसकी बहन तो रेडी है देने के लिए, पर उनका फादर मदर बोल रहे हैं नहीं मैं दूंगा, पर दोनों को, एक को डायबिटीज़ है, एक को ब्लड प्रेशर है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर पेशेंट के बारे में क्या है, ट्रांसप्लांट डोनेट कर सकते हैं? सो जैसे कि सर हमारा हिपोक्रेटिक ओथ हमें कहता है कि फर्स्ट डू नो हार्म। तो जैसे डॉक्टर केयूर ने अभी बताया कि हम ज़्यादातर यही चाहेंगे कि जो भी डोनर हो वो हमारा प्रायोरिटी हो और हम उसको शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसकी लाइफ में नुकसान ना पहुंचाए। तो हम हेल्दी डोनर ही ढूंढना और एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे। सो जब हमारे पास हेल्दी बहन है, शी विल ऑब्वियसली बी द फर्स्ट चॉइस कंपेयर टू जहाँ पे माता पिता को डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हो। तो अगर एक गाइडलाइन बेस्ड अगर हम समझे कि कौन सा डोनर हेल्दी है, फिट है, एक्सेप्टेबल है, तो वो यंग होना चाहिए, लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज, उसको प्री एग्जिस्टिंग किडनी की बीमारी ना हो, डायबिटीज़ ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, एक्टिव कैंसर या एक्टिव इन्फेक्शन ना हो, और कोई भी प्रकार का व्यसन, अल्कोहल, टबैको एक्टिव ना हो, और लिवर की किडनी की बीमारी ना हो, तभी हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली शुगर, ब्लड प्रेशर की वजह से डोनर को रिस्क बढ़ जाता है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन द ट्रू सेंस कि हम उनको ट्रांसप्लांट के लिए एक्सेप्ट करें। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कौन डोनेट कर सकता है और कौन डोनेट नहीं कर सकता। थोड़े ग्रे जोन्स, थोड़े इश्यूज रहते हैं। कुछ लोग डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर वालों को भी एक एक्सटेंडेड क्राइटेरिया के हिसाब से लेते हैं, बट आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आम जनता के लिए कि कौन से पेशेंट्स दे सकते हैं और कौन से नहीं दे सकते। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को जनरली अवॉइड किया जाता है। ये पेशेंट बेचारा ट्रांसप्लांट के लिए सब रेडी है, लेकिन उसको डर लग रहा है। वो पूछ रहा है क्या मुझे ज़िंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी? डॉक्टर केयूर, आप उनको क्या एडवाइस देते हो? लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है क्या उनको? बिल्कुल लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है। हमको ये जानना ज़रूरी है कि चलो कहीं माँ बाप भाई बहन भी उनको अगर किडनी दे देते हैं तो उनका जो शरीर का अंश है वो 50% मम्मी से बना है और 50% पापा से। अगर मम्मी ने उनको किडनी दी तो जो पापा वाला अंश है वो किडनी नहीं वो समझता उसको, और साथ में अगर पापा ने उसको किडनी दी तो मम्मी वाला जो अंश है वो उसको अपना नहीं मानता। तो ये वाला जो अंश है इसको हमारी बॉडी में इम्यूनिटी यानी हमारी जो प्रतिकार शक्ति है वो उसको पहचानती नहीं है। तो शरीर की उत्पत्ति, शरीर ब्रह्मा जी ने शायद बनाया ही ऐसा है कि आपकी प्रतिकार शक्ति जो है, जो बाहर फॉरेन मटेरियल अगर आ गई तो उसको बाहर भगा देगी, आपको प्रोटेक्ट कर लेगी। तो इस प्रतिकार शक्ति को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा।
और ये प्रतिकार शक्ति को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। तो माँ-बाप, भाई-बहन, इनसे अगर किडनी मिली तो दवाइयों की ज़रूरत का डोज़ शायद कम पड़ता है। कम हो जाता अगर मान लीजिए वाइफ या हस्बैंड ने डोनेट की, है। जो बिल्कुल अलग परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, Yes. जहाँ आपका शरीर इसको बिल्कुल पहचानता नहीं है, हम्म, वहाँ पे शायद डोज़ ज़्यादा देना पड़े। yes. बट उम्र भर लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी। आप ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि आपका एक बार ट्रांसप्लांट हो गया तो आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। साथ साथ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। ये दवाइयों की कुछ साइड इफेक्ट भी होती है, जहाँ पे आपको डायबिटीज़ आ सकती है, ब्लड प्रेशर आ सकती है, तो इसकी भी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब हम ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो प्रतिकार शक्ति को हमको कम रखना पड़ता है, तो इन्फेक्शन से दूर रहना पड़ता है, इसलिए सही समय पे वैक्सीनेशन लेने पड़ते हैं। आप मान लीजिए कि आपको शरीर को हर हाल में प्रोटेक्ट रखना ही है। कहीं ना कहीं अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई, तो ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। और ट्रांसप्लांट अगर फेल हो गया तो फिर ये सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है और वापस डायलिसिस पे आ सकता यानी है। आप कोई वारंटी गारंटी नहीं देते। कोई भी वारंटी गारंटी लाइफ की नहीं है, ना ही ये ट्रीटमेंट की है, बट बात जिम्मेदारी की है। अगर जिम्मेदारी रहेगी तो फिर हमेशा किडनी चलती रहेगी। बट ज़्यादातर पेशेंट्स की अगर आप कंपेयर करेंगे डायलिसिस पेशेंट और ट्रांसप्लांट पेशेंट की दवाइयों को, तो ज़्यादातर पेशेंट जो ट्रांसप्लांट पे रहते हैं एक आध साल के बाद उनकी दवाइयाँ कम हो जाती है अगर आप हेड टू हेड कंपेयर करेंगे तो। बिल्कुल, क्योंकि जो बात किडनी देगी, वो बात डायलिसिस बिल्कुल नहीं देगी। तो कहीं न कहीं कैल्शियम की दवाइयाँ, कहीं न कहीं हड्डियों की मज़बूती, कहीं-कहीं हीमोग्लोबिन का उत्पादन जो बॉडी में होगा, ये कहीं न कहीं बेहतर होगा। तो डॉक्टर आकाश, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जितनी दवाइयाँ शायद डायलिसिस में लगे, उतनी ट्रांसप्लांट में हमको कम लगे, उतना पेशेंट शायद बीमार भी कम पड़े। बिल्कुल। तो आप लोग ये कह रहे हो कि इसके फायदे और नुकसान अगर हम तराजू में डाल के देखते हैं तो ट्रांसप्लांट के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, और थोड़ा सा दवाइयों का जो रिस्क है उसको अगर हम जिम्मेदारी के साथ अगर हैंडल किया जाए, रेगुलर फॉलोअप से देखा जाए, तो वो रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। थोड़ा रहता ज़रूर है क्योंकि ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी ट्रीटमेंट है। डॉक्टर आकाश, वो पेशेंट एक्चुअली धीरे से आपके कमरे में आया और पूछ रहा है कि मैं ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल हो जाऊंगा, विल आई बी एबल टू किस माय गर्लफ्रेंड, कैन आई हैव सेक्स, कैन आई हैव चिल्ड्रन। तो ये उसके लिए बहुत अहम प्रश्न है, तो आप कैसे उसको समझाएं? आपकी किडनी का काम है अंदरूनी वातावरण को नॉर्मल रखना, तो सिर्फ कचरा निकालना नहीं है। तो डायलिसिस पे पेशेंट्स जो होते हैं उसमें ज़्यादातर कचरा निकालने का काम मशीन कर लेता है, वो भी 15-20% के आसपास। लेकिन अंदरूनी वातावरण डिस्टर्ब्ड होता है, तो काफ़ी बार सेक्सुअल ड्राइव पेशेंट्स की कम होती है। महिलाओं में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, यंग महिलाओं की बात कर रहा हूँ, पीरियड्स बंद हो जाते हैं काफ़ी बार, जो ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाता है। सो आपके ब्लड वेसल्स की तबीयत सुधर जाती है, पीरियड्स दोबारा काफ़ी महिलाओं को शुरू हो जाते हैं, और पुरुषों में सेक्सुअल ड्राइव इम्प्रूव हो जाती है। सो ये पहले कुछ हफ्तों में जहाँ पे इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे अवॉइड करके अगर हम भविष्य में नियर नॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम पेशेंट्स को कहते हैं, स्पेशली महिलाओं को, हम कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट की जो दवाइयाँ होती है उसकी शिशु पे बहुत बड़ी एडवर्स इवेंट्स हो सकती है। तो प्रेगनेंसी पॉसिबल होता है, बट उसके कुछ क्राइटेरियाज होती है, जैसे कि सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट विदाउट रिजेक्शन अगर 1 साल हो, तो हम कुछ दवाइयों में मॉडिफाई करके फैमिली प्लानिंग अलाउ कर सकते हैं। तो तब तक कॉन्ट्रासेप्शन एक्सरसाइज करना है दोनों को, महिलाओं को, पुरुषों को, जिसका भी ट्रांसप्लांट हुआ, तो यू हैव टू एक्सरसाइज कॉन्ट्रासेप्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन उसके फायदे होते हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो शिशु को नुकसान ना हो इसके ध्यान रखने होते हैं। हाँ, So that means he can enjoy his sex life, he can kiss his girlfriend, and he can have almost a normal married life. That is what you're trying to say. एब्सोल्युटली। डॉक्टर खन्ना, कोई भी ट्रीटमेंट का मेन उद्देश्य यही होता है कि हमारे पेशेंट की लाइफ में नॉर्मल सी वापस आ जावे। फिर ये हम ट्रांसप्लांट पे जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो सब कुछ कर पाएगा अपने लाइफ में, विदेश घूम पाएगा, किस कर पाएगा, सेक्स कर पाएगा, खाना खा पाएगा और नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा, कम से कम दवाइयों पे जी पाएगा, इसीलिए। और जैसे डॉक्टर आकाश ने बताया, आगे प्रकृति का नियम, तो उसको अगर
माँ बाप बनना है, पेरेंट्स बनने हैं, तो आगे प्रेगनेंसी वगैरह भी मुमकिन है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ मुमकिन है, इसलिए ट्रांसप्लांट पे जोर है। So nicely explained. अनफॉर्चुनेटली उसकी सिस्टर के टेस्ट हुए और वो मैच नहीं हुए एंड सिस्टर कैन नॉट गिव किडनी. डज इट मीन कि अभी वो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे ही रहेगा कि वो कोई एक सिस्टम ऐसा होगा जिससे वो ट्रांसप्लांट पे जा सकता है? तो क्या उसके पास ऑप्शन रह गया अभी? कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन मेरे पास या डॉक्टर आकाश के पास आती है, तो हम लोग और खोजने की कोशिश करते हैं कि और कोई रिश्तेदार जो उनको किडनी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। मान लीजिए सारे विकल्प हो गए, कोई भी रिश्तेदार नहीं है जहाँ पे किडनी नहीं दे पाता है, तो बिल्कुल पेशेंट को निराश नहीं होना है, क्योंकि भले डायलिसिस ट्रांसप्लांट के मुकाबले थोड़ा सा विकल्प कमज़ोर है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है। तो वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी डायलिसिस के साथ भी रह सकता है, ज़िंदा रह सकता है। बट एक ट्रांसप्लांट का विकल्प जो डॉक्टर आकाश ज़िक्र कर रहे थे, वो है कैडेवर ट्रांसप्लांट का, जहाँ पे इंडियन कानून के हिसाब से उसको रजिस्ट्री करानी है, रजिस्टर पे उसका नाम लिखवाना है। और इंडियन कानून अभी बोलता है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ताकि डिमांड और सप्लाई ये दोनों में रिलेशन नहीं है, लोग अभी भी हमारे जो फैमिलीज़ हैं वो आसानी से तैयार नहीं होते कि भाई हम हमारे ऑर्गन्स डोनेट करवाएं, हमारे चाहने वालों के ऑर्गन्स डोनेट कराएं। उसके कारण ऑर्गन्स भारत में कम उपलब्ध होते हैं। पर जब हम कैडेवर के लिए रजिस्टर करते हैं, जब कभी अस्पताल में ब्रेन डेड डोनर या फिर जिसका मानसिक रूप से देहांत माना जाए ऐसा पेशेंट अवेलेबल हो जाता है और उसका फैमिली ये तय करता है कि हमको इनके अंग दान करना है, हमको उसके ऑर्गन डोनेट करने हैं, तो रजिस्टर के हिसाब से, वेटिंग लिस्ट के हिसाब से डायलिसिस वाले पेशेंट्स का नंबर लगता है, उनको किडनी मिलती है। आम तौर पे 2-3 साल में हर एक पेशेंट का एक नंबर लग जाता है और फिर ट्रांसप्लांट हो जाता है। और ये ट्रांसप्लांट भी जो हम रेगुलर ट्रांसप्लांट, जो लाइव डोनेशन ट्रांसप्लांट जहाँ पे रिश्तेदार देता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग विकल्प है और पेशेंट नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकता है। सो हाँ, एक और ऑप्शन होता है जहाँ पे मैचिंग ना हो। बी हाँ, क्रॉस द कि ब्लड. अक्रॉस द ब्लड ग्रुप अगर मैच नहीं है तो अक्रॉस द ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट संभव है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है स्वैप ट्रांसप्लांट का, जहाँ पे दो रेसिपिएंट और डोनर पेयर है, जहाँ पे एक व्यक्ति मैच नहीं हो रही है, दूसरी व्यक्ति भी अपने रेसिपिएंट के साथ, रिश्तेदार के साथ मैच नहीं हो रही है, तो स्वैप कर सकता है। उसका डोनर इन्हें दे सकता है, इसका डोनर उन्हें दे सकता है। इन शॉर्ट आप बता रहे हो कि आज की तारीख में ब्लड ग्रुप अलग होना इसका मतलब नहीं कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है. बिल्कुल। लोगों को लगता है बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव में भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ऑर्गन डोनेशन के लिए नहीं है. और अगर ए बी और ओ मैच ना भी हो तब भी आप बता रहे हो कि ट्रांसप्लांट हो सकता है अगेंस्ट द ब्लड ग्रुप. सो अगेंस्ट द ब्लड ग्रुप में एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट कहते हैं, जहाँ पे कुछ स्पेशल एडिशनल ट्रीटमेंट के बाद ट्रांसप्लांट संभव है। एक वो डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं हम, कि उनका ब्लड ग्रुप का जो एंटीबॉडीज होता है उसको स्टेबलाइज करके, नॉर्मलाइज करके हम कर सके। दूसरा स्वैप ट्रांसप्लांट है, अगर उसमें भी अगर संभव ना हो तो फिर हम कडावर डोनर जैसे ब्रेन डेड डोनर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी प्रक्रिया ऐसी होती है कि एक जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, एक एनजीओ है जो हर शहर में ट्रांसप्लांट की रजिस्ट्रीज को मेंटेन करता है। अगर कोई किडनी आती है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, उस प्रोसेस को ओवरलुक करता है। तो किसी एक अस्पताल में, स्टेट में आप नाम लिखवा सकते हैं। डायलिसिस शुरू होने के बाद 1 महीना हो जाए डायलिसिस शुरू करके, उसके बाद आप नाम लिखा सकते हैं। प्री डायलिसिस हमारे देश में आप नाम नहीं लिखा सकते वेट लिस्ट पे। तो जो ट्रांसप्लांट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स है वहां पे आप नाम लिखा सकते हैं, स्टेट में एक ही जगह पे। दूसरे स्टेट्स में आप लिखवा सकते हो फिलहाल नाम। तो ये एक प्रोसेस होता है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और नेफ्रोलॉजिस्ट की परमिशन के बाद, जो फॉर्म साइन करने के बाद, बहुत ही आसान प्रोसेस है। कुछ गवर्नमेंट की फीस होती है 5,000 रुपए की, और कुछ सिंपल कागजात होते हैं जहाँ पे आपको अपने ब्लड ग्रुप सबमिट करना होता है, आपको अपना HIV, हेपेटाइटिस बी, HCV का रिपोर्ट सबमिट करना होता है, कौन से तारीख पे आपकी डायलिसिस शुरू हुई है उसका प्रूफ, या तो हॉस्पिटल का डिस्चार्ज कार्ड या आपका डायलिसिस का जो डायरी होता है उसका फोटोग्राफ या उसकी फोटोकॉपी सबमिट करनी होती है।
और कुछ आइडेंटिफिकेशन जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सबमिट करनी होती है। इतने बेसिक डॉक्यूमेंट से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छे से समझाया डॉक्टर केयुदेव। उनके पिताजी उस दिन आए आपको मिलने के लिए, सूटकेस भर के 25 1 लाख रुपया लेके, और बोले कि मेरा जरा नंबर आगे बढ़ा के ट्रांसप्लांट में मुझे जल्दी कैडेवर का दिलवा दे, तो ये शक्य है क्या? मैं उनको बोलूँगा आपके 25 लाख आप आपके पास रखिए, आपको बहुत काम में आएँगे आगे भी। आप चाहिए तो उसका उपयोग और तरह से कीजिए, बट रुपए देके आप नंबर आगे बढ़वा नहीं सकते हो। एक जैसे आपका पेशेंट है, ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे पेशेंट हैं, सभी को उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपकी ज़रूरत है। बट आप धीरज रखिए, जैसे सबका नंबर आएगा, आपका नंबर भी आएगा। आप ये रुपयों का इस्तेमाल दवाइयों में, पेशेंट को स्वस्थ रखने में रखिए, ताकि जब कभी उसका नंबर लग जावे तब वो स्वस्थ रहे, ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी वो उसको झेल पाए और उसके आगे भी स्वस्थ रह पाए। ये बहुत अच्छे से आपने खुलासा किया है कि जो अपनी ZTCC हैं और जो बॉडीज़ हैं इसको मैनेज कर रही हैं, वो बिल्कुल सिंसियरली, ऑनेस्टली कर रही हैं, और किसी भी किस्म की रिश्वत वगैरह से आपका नंबर आगे नहीं आने वाला है। डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट के रिश्तेदारों को या अपने आप का नंबर आगे नहीं बढ़ा सकते। ये उतनी स्ट्रिक्ट बॉडी है, उतनी ट्रांसपेरेंट और एथिकल सिस्टम है। इसमें आप किसी तरीके से कोई इन्फ्लुएंस नहीं लगा सकते। सो नाइसली। एक मिथ और एक गलतफहमी आप दूर कीजिए और एक आप दूर कीजिए। वो अब देखते रहते हैं व्हाट्सएप घूम रहा है, ये सुरेश के 2 किडनी अवेलेबल हैं, जिसे भी चाहिए इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये सब होता है क्या, ऐसा कोई? ये व्हाट्सएप मैसेज कुछ सालों से चल रहे हैं और ये अनफॉर्चुनेट ड्रॉबैक है सोशल मीडिया का कि लोग ऐसे मजाक और प्रैंक्स एक्चुअली करते हैं। बिकॉज जो मैसेजेस जनरेट कर रहा है उसको ये रियलाइज नहीं होता कि जो वेट कर रहा है ट्रांसप्लांट के लिए उसके ऊपर क्या बीतती है। तो ये बहुत ही केयरलेस मैसेज है एक्चुअली। परंतु ऐसा सिस्टम होता नहीं है कि अगर समझो कोई आईसीयू में ऐसा सच में एक्सीडेंट होके गया भी हुआ है तो वो किडनी जो होती है वो पहले हमें ब्रेन डेड डिक्लेयर करना होता है, उस टीम को डिक्लेयर करना होता है। उस टीम को बाद में ZTCC को इन्फॉर्म करना होता है और ZTCC जो होती है वो लिस्ट के मुताबिक हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म करती है, पेशेंट्स को इन्फॉर्म करती है और उसी क्यू में, उसी लाइन में आपको किडनी डोनेट होता है। सो वो पिताजी उनके आए कि गांव में उनकी दादी जी डेथ बेड पे हैं और अभी शायद किसी भी समय वो गुजर जाती हैं, तो वो सोच रहे हैं कि लड़के को ले जाए, और जैसे ही उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाए तो 4 6 घंटे के बाद वो सोच रहे हैं कि जैसे उनका कॉर्निया निकाला जाए, उनकी किडनी भी निकाल के लगाया जाए। तो ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अंगदान करना ये बहुत अच्छी बात है, बट अंगदान अगर हम करेंगे तो भी जो हमारे ZTCC के अधिकारी हैं वो लिस्ट ही फॉलो करते हैं। आपका नंबर तभी लगेगा जब आपका नंबर आएगा। ऑर्गन डोनेशन की बात सुन के वो अपना जो पेशेंट है यंग, उसके फ्रेंड्स लोग आगे आए आपको पूछने के लिए कि हम चाहते हैं कि हम भी एक ऑर्गन डोनर बने, हमें भी एक कोई आइडिया दीजिए कि मैं ऑर्गन डोनर कार्ड वगैरह कैसे लूँ, मुझे भी भविष्य में अपना अंग दान करना है। तो उसका क्या प्रोसेस है? बहुत ही अच्छा थॉट है जो यंगस्टर्स शुड टेक अप एक्चुअली। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि बच्चों को, यंग युवा को ये इसके बारे में थोड़ा हम सेंसिटाइज करें। तो ऑर्गन डोनेशन कार्ड या रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, आप सिर्फ एक इच्छा व्यक्त कर रहे हो कि आपके जाने के बाद आपको अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना है। जैसे कि ज़्यादातर लोग, रिस्पॉन्सिबल लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो हम हमारी डेथ प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियली कि मैं कैसे मरना चाहता हूँ और मेरे मरने के बाद मेरे पैसे कैसे मेरे परिवार वालों को जाए। तो ये डेथ की चर्चा बहुत ही टैबू चर्चा मानी गई है हमारे देश में। तो डेथ के बारे में, हम कैसे मर रहे हैं, इसके बारे में अगर हम परिवार में डिस्कस करते तो तौबा तौबा ये बातें ना करो, ऐसी बातें हो जाती है। परंतु ये डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं या हमारे ऑर्गन्स को डोनेट करने की इच्छा व्यक्त करता हूं तो बहुत सारी वेबसाइट्स और एनजीओज है जहां पे हम जाके हमारी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन वहां पे आपका काम खत्म नहीं होता है। उसका प्रिंट आउट निकाल के उसका कार्ड फॉर्मेट में लैमिनेट करके अपने पर्स में डालना बहुत जरूरी है। अपने परिवार वालों से ये चर्चा करना बहुत जरूरी है कि मैं जब मरूंगा तो मेरे ऑर्गन्स डोनेट करना। क्योंकि अगर उनको नहीं जानकारी होगी तो ये कोई लॉ नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया तो डॉक्टर आपकी किडनी डोनेट कर देगा। आपके परिवार वालों को आपके जाने के बाद अपनी कंसेंट देनी होती है कि आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करें। तो ये एक थॉट और एक डिस्कशन स्टार्टर होना चाहिए या कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होना चाहिए, और जहां से आप अपने परिवार वालों को, अपने नजदीकी लोगों को इस इच्छा का, इस थॉट का डिस्कशन करें।
और खुद भी अपने किसी परिवार वाले की अगर भगवान ना करे डेथ हुई हो, तो ये निर्णय लेके आप ये लाइफ को आफ्टर डेथ कंटिन्यू करना चाहे, क्योंकि एक व्यक्ति अगर किडनी अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है तो पोटेंशियली 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। लिवर डोनेट होता है, 2 किडनी डोनेट होती है, हार्ट डोनेट होता है, आपके लंग्स डोनेट किए जा सकते हैं, आपके बोन्स, टिश्यूज, कॉर्निया, स्किन सब कुछ डोनेट किया जा सकता है। एंड यू कैन हेल्प सो मेनी पीपल आफ्टर योर डेथ। यू कैन लीव अ लेगेसी बिहाइंड। आप मरने के बाद भी जीवित रह सकते हैं थ्रू दी लाइव्स एंड आईज ऑफ अदर पीपल। थैंक यू डॉक्टर आकाश केयूर। आप कुछ अंतिम थॉट्स कुछ देना चाहते हो? मैं यही बोलूँगा कि हम पेपर रिसाइकल करते हैं, हम कपड़े रिसाइकल करते हैं, हम हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस रिसाइकल करते हैं। तो ऑर्गन्स को रिसाइकल को करते हुए और देते हुए जो कहीं न कहीं पूरे परिवार को संतुष्टि मिलती है और कहीं न कहीं जाने वाले को एक प्रकार से याद करके किसी और की ज़िंदगी अगर सँवारने का मौका मिलता है, तो इससे बड़ा मौका कहीं न कहीं किसी को नहीं मिल सकता। और ये सबसे बड़ा, अगर जब हम मानवता की बात करते हैं, तो ये मानवता का एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा, जहाँ पे हम अंगदान या ऑर्गन डोनेशन की बात करेंगे। सो यही नोबल थॉट के बाद आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर केयूर दवे और डॉक्टर आकाश सिंगाड़ा। अंगदान एक महादान है, एंड डू नॉट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन एज दे आर नीडेड हियर। तो दोस्तों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड शेयर हमारा चैनल को और आगे बढ़ाते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिले। ऑल थिंग्स किडनी याद रखिए।